हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्रीराम साइंस। आज के सेशन में हम बात करेंगे मेवन स्पेसक्राफ्ट के बारे में। मेवन स्पेसक्राफ्ट जो कि नासा का एक मार्स ऑर्बिटर मिशन था। इसका ऑब्जेक्टिव था मार्स को ऑर्बिट करना और मार्स के एटमॉस्फेयर को, अपर एटमॉस्फेयर को स्टडी करना। इसको डिज़ाइन किया गया था ताकि ये स्टडी किया जा सके कि कैसे मार्स का एटमॉस्फेयर स्पेस में लॉस्ट होता है, कैसे मार्स का अपर एटमॉस्फेयर सोलर विंड के साथ, सनलाइट के साथ इंटरैक्ट करता है और किस तरह मार्स पर ऑरोरास फॉर्म होते हैं। अब ये जो मिशन था, इस मिशन का नासा के जो हेडक्वार्टर है इनके साथ जो कनेक्शन है वो ब्रेक हो गया है। इसीलिए दोस्तों आज के इस सेशन में हम स्टडी करेंगे नासा लॉस्ट कॉन्टैक्ट एट मार्स। अब मार्स पर कॉन्टैक्ट कैसे लॉस्ट हो सकता है? तो दोस्तों नासा के जो रोवर्स जो कि मार्स के सरफेस पे रोल करते हैं, मार्स के सरफेस को स्टडी करते हैं, उन रोवर्स के साथ जो कनेक्शन होता था उसमें भी ये मेवन स्पेसक्राफ्ट जो है वो एज अ रेडियो रिले का काम करता था। तो अगर मार्स के मेवन के साथ, मेवन इस ऑर्बिटर के साथ अगर कनेक्शन लॉस्ट हो जाता है तो उसका इम्पैक्ट उन रोवर्स पे कैसे होगा, इसे भी आज के सेशन में हम स्टडी करेंगे। साथ ही ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इंडिया का जो मार्स मिशन था मंगलयान MOM, इसका और मेवन का क्या कनेक्शन है, इनमें क्या सिमिलैरिटीज़ है और क्या इंडिया का जो मार्स ऑर्बिटर मिशन था उसका ऑब्जेक्टिव और इस मेवन मिशन का ऑब्जेक्टिव सेम था या डिफरेंट था। इन सारे पॉइंट्स को आज के इस सेशन में हम स्टडी करेंगे। तो दोस्तों चलिए इस सेशन की शुरुआत करते हैं। पर शुरुआत करने से पहले अगर आप यूपीएससी प्रिपरेशन कर रहे हो, प्रीलिम्स हो या मेंस, उसमें अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी कन्फ्यूजन है, तो आप हमारे श्रीराम IAS के एक्सपर्ट्स मेंटोर के साथ एक 1-on-1 फ्री सेशन अरेंज कर सकते हो। फ्री सेशन रहेगा जिसमें आप अपने सारे डाउट्स, कन्फ्यूजन हमारे मेंटोर्स के साथ क्लियर कर सकते हो और अपनी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी को स्ट्रीमलाइन कर सकते हो। उसके लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर अपनी इंफॉर्मेशन फिलअप करनी है और इस फ्री 1-on-1 सेशन का फ़ायदा उठाना है ताकि आपकी स्ट्रैटेजी परफेक्ट हो सके और जिस स्ट्रैटेजी को फॉलो करके आप 2026 में IAS बन सके। तो दोस्तों इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाइए। तो चलिए आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं। रिसेंटली न्यूज़ ये है कि नासा लॉसेस कॉन्टैक्ट विथ मेवन ये नासा का एक स्पेसक्राफ्ट है जो मार्स को ऑर्बिट करता है। इसके साथ जो कॉन्टैक्ट है नासा का वो अर्ली दिसंबर 25 में लॉस्ट हो चुका है। इसके पहले जो लास्ट कम्युनिकेशन जो हुआ था नासा और मेवन के बीच में वो हुआ था दोस्तों दिसंबर 4, जिसमें मेवन ने अपना हेल्थ डाटा, मेवन का हेल्थ डेटा जो है वो सेंड किया था। उसके बाद 6 दिसंबर को ब्लॉकिंग जो है, ब्लैकआउट जो है वो एक्सपेक्टेड था। ब्लैकआउट क्यों? तो जब अर्थ से अगर हम देखें तो जब स्पेसक्राफ्ट मार्स के पीछे चला जाता है तो रेडियो सिग्नल्स उस स्पेसक्राफ्ट तक नहीं पहुंच पाते, उसे ही ब्लैकआउट कहते हैं। तो 6 दिसंबर को ब्लैकआउट एक्सपेक्टेड था, पर जैसे ही वो बैक साइड से वापस आता उसके साथ कांटेक्ट होना एक्सपेक्टेड था, पर वापस उस स्पेसक्राफ्ट के साथ रिकनेक्ट नहीं हो पाया। तो नासा वापस मेवन स्पेसक्राफ्ट के साथ रिकनेक्ट नहीं हो पाई है, इसीलिए उन्होंने ऑफिशियली तो नहीं बोला है पर पब्लिकली ब्रेकिंग न्यूज़ दे दी है कि नासा का जो कॉन्टैक्ट है मेवन के साथ वो लॉस्ट हो चुका है। अब दोस्तों ये बिग मिस्ट्री कैसे है उसे भी समझने की कोशिश करते हैं। अब नासा 6 दिसंबर के बाद उससे रिकनेक्ट होने की कोशिश कर रही है। रिकनेक्ट तो नहीं हो पाई थी, बस कुछ फ्रैगमेंट्स ऑफ डेटा जो है वो रिकवर हुआ था और इसके पीछे के रीज़न जो है वो रीज़न ये बोले जा रहे हैं कि एबनॉर्मल रोटेशन, यानी उस मेवन को जिस ऑर्बिट में प्लेस किया गया था वो उस ऑर्बिट में नहीं बल्कि किसी दूसरे ही एबनॉर्मल ऑर्बिट में रोटेट कर रहा है। इसके पीछे का रीज़न जो है वो हो सकता है कि अल्टीट्यूड कंट्रोल फेल्यूर, जिसके वजह से वो अपनी ऑर्बिट को स्टिक नहीं रहा, या पावर सिस्टम का भी फेल्यूर हो सकता है जिसके वजह से उसकी ऑर्बिट चेंज होगी, एबनॉर्मल होगी, या माइक्रोमेटेरॉइड का इम्पैक्ट कि माइक्रोमेटेरॉइड का और मेवन की टक्कर हो गई हो, या कुछ सॉफ्टवेयर एनामोली भी हो सकती है जिसके वजह से मेवन स्पेसक्राफ्ट की ऑर्बिट जो है वो एबनॉर्मल हो गई, जिसके वजह से उससे वापस रिकनेक्ट नहीं हो पा रहे। अब उससे वापस रिकनेक्ट होने की कोशिश कंटिन्यूअसली जारी है, अभी तक ऑफिशियली उसे डेड डिक्लेयर नहीं किया गया है। तो रिकनेक्ट होने की कोशिश चल रही है, तो मिशन जो है वो ऑफिशियली डिस्कनेक्ट नहीं हुआ है। अब दोस्तों बात आती है व्हाट इज मेवन। मेवन क्या है? तो मेवन का फुल फॉर्म जो है वो है मार्स एटमॉस्फेयर वोलेटाइल इवोल्यूशन।
मार्स एटमॉस्फेयर वोलाटाइल इवोल्यूशन, इसका शॉर्ट फॉर्म है मेवन, जिसे हम लोग मेवन मिशन भी कहते हैं। इसे लॉन्च किया गया था नवंबर 2013 में, अर्थ से लॉन्च किया गया था नवंबर 2013, और ये मार्स के ऑर्बिट में रीच हुआ था सितंबर 2013, यानी अप्रोक्सीमेटली 10 या 11 मंथ के बाद। इस मिशन को जो प्लान किया गया था, तो वहाँ पे जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो थी, मिशन की लाइफ जो थी वो 2 इयर्स थी, यानी ये स्पेसक्राफ्ट 2016 के आसपास डेड हो जाना चाहिए था। पर ये मिशन जो है ये 11+ ईयर्स तक ऑपरेशनल रहा, यानी अभी तक ये ऑपरेशनल था। और इस पूरे मिशन का कोर ऑब्जेक्टिव जो था वो था कि मार्स का जो एटमॉस्फेयर है, मार्स का जो एटमॉस्फेयर है, अपर एटमॉस्फेयर जो है, जहाँ से मार्स का एटमॉस्फेयर स्पेस में लॉस्ट हो जा रहा है, उसे स्टडी करना कि अपर एटमॉस्फेयर पे जो फिनोमिनास हो रहे हैं, अपर एटमॉस्फेयर से जो गैसेस स्पेस में लॉस्ट होती है, साथ ही अपर एटमॉस्फेयर का सोलर विंड के साथ और सनलाइट के साथ जो रिएक्शन होती है उसे स्टडी करना। कैसे मार्स पर ऑरोरास फॉर्म होते हैं, अर्थ पर ऑरोरास सिर्फ पोलर रीजन में फॉर्म होते हैं, पर मार्स पर वो ऑलमोस्ट हर जगह पे ऑरोरास फॉर्म होते हैं, उन्हें स्टडी करना। अब दोस्तों, इस मेवन मिशन का साइंटिफिक रोल क्या था? तो इसे स्टडी करना था अपर एटमॉस्फेयर और आइनोस्फीयर ऑफ मार्स। मार्स का जो अपर एटमॉस्फेयर है, जो आइनोस्फीयर है, उसे स्टडी करना, यहाँ से कैसे गैसेस लॉस होती है, उसके साथ ही सनलाइट और सोलर विंड, इनका इम्पैक्ट स्टडी करना कि ये जो अपर एटमॉस्फेयर है, इनके साथ सोलर विंड का, सनलाइट का क्या इम्पैक्ट होता है, उसके साथ ही कैसे मार्स के एटमॉस्फेयर से वाटर लॉस हो गया। मार्स जहाँ पर एक टाइम पे लाइफ थी, वाटर फ्लो होते थे, ओशन थे, रिवर्स थे, पर आज वो प्लैनेट कंप्लीटली ड्राई है और कोल्ड है। उसके पीछे का रीज़न क्या है उसे समझना, क्योंकि मार्स पर एक टाइम पे लिक्विड वाटर था, पर आज वो कोल्ड और ड्राई है, तो उसे स्टडी करना ये मेवन मिशन का ऑब्जेक्टिव था। दोस्तों, यहाँ पर एक पॉइंट को याद रखना है, मेवन ये ऑर्बिटर था, ये मार्स को ऑर्बिट करता था। ओके, मार्स पर ये लैंड नहीं हुआ था। मार्स पर लैंड होके जो रिसर्च डेवलपमेंट कर रहा है वो रोवर्स है, जिसमें क्यूरियोसिटी रोवर इंपॉर्टेंट है, परसिवरेंस रोवर इंपॉर्टेंट है। ये दोनों रोवर नासा के ही है, मेवन मिशन भी नासा का ही था। उसके साथ ही जो मार्स पर जो रोवर है, जैसे कि परसिवरेंस रोवर है, अब इसके साथ कनेक्शन कैसे होता है इसके साथ नासा कम्युनिकेट कैसे करती है, तो इसमें भी मेवन मिशन एक मेजर रोल प्ले करता था। मेवन मिशन एज अ रेडियो रिले का काम करता था, यानी दोस्तों अर्थ से सिग्नल जो है वो सेंड किए जाते थे मेवन पर, मेवन से ये सिग्नल जाते थे परसिवरेंस या क्यूरियोसिटी रोवर तक। अब इस रोवर से जो सिग्नल का कम्युनिकेशन होता था मेवन के साथ, वो होता था अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स में, और उसके बाद इस रोवर से जो अर्थ तक कम्युनिकेशन होता था वो होता था हाई पावर रेडियोज में। यानी जो रोवर है मार्स के सरफेस पर, क्यूरियोसिटी, परसिवरेंस, इनके साथ कम्युनिकेशन मेंटेन करने में भी रेडियो रिले मेवन का इंपॉर्टेंट रोल था। अब इस मेवन के साथ ही अगर हमारा कनेक्शन ब्रेक हो गया तो क्वेश्चन आता है कि इनके साथ, यानी क्यूरियोसिटी और परसिवरेंस, ये जो रोवर्स है, इनके साथ कम्युनिकेट कैसे किया जाए। तो जैसे ही मेवन डीएक्टिवेट हो गया या रिकनेक्ट नहीं हुआ, कम्युनिकेशन उसके साथ नहीं हो पाया, वैसे ही नासा ने जो अदर ऑर्बिटर है मार्स के ऑर्बिट में, मेवन के अलावा नासा के 2 ऑर्बिटर मिशंस है, उनमें से एक ऑर्बिटर का नाम है मार्स रिनाइसेंस ऑर्बिटर, सेकंड जो है वो है मार्स ओडिसी। ये दोनों नासा के मार्स ऑर्बिटर्स है। उसके अलावा यूरोपियन ऑर्बिटर, ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी का भी एक ऑर्बिटर है जो मार्स को ऑर्बिट कर रहा है। तो इनके साथ कम्युनिकेट करके इन पर अभी रिले फंक्शन जो है वो शिफ्ट कर दिया गया है। यानी मार्स के सरफेस पे जो परसिवरेंस, क्यूरियोसिटी ऑपरेट करते हैं, उनके साथ कनेक्शन अभी मेवन की जगह ये 3 ऑर्बिटर्स जो है वो मेंटेन कर रहे हैं। यानी रोवर के साथ तो कनेक्शन हमारा अभी भी इंटैक्ट है और नासा इनके साथ कनेक्ट हो रही है। तो दोस्तों, यहाँ से एक पॉइंट याद रखना है, मार्स के ऑर्बिट में कितने मार्स ऑर्बिटर्स है, तो ये 3 अभी वर्किंग है, 4th मेवन जो वर्किंग था पर अभी डिस्कनेक्ट हो गया है। अब उसके बाद इसकी क्या स्पेशलिटी थी मार्स, ये जो मेवन मिशन है इसकी क्या स्पेशलिटी थी। तो दोस्तों, मेवन की जो ऑर्बिटर जो है वो बहुत ही इलिप्टिकल थी, जिसके वजह से जो अपर एटमॉस्फेयर
को हम लोग डिफरेंट डिफरेंट हाइट पर सैंपल कर सकते थे। ऑब्जेक्टिव तो था अपर एटमॉस्फेयर को स्टडी करना, तो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट हाइट को स्टडी किया जाता था, क्योंकि अपर एटमॉस्फेयर में चेंज होता है, डे टू डे चेंज होता है, सीजन वाइज चेंज होता है, सोलर एक्टिविटी के वजह से चेंज होता है, जिसमें गैसेस जो स्पेस में लॉस्ट होती है, जो आयंस है, इनका सोलर विंड के साथ जो रिएक्शन है या मैग्नेटिक एनवायरनमेंट के साथ जो भी रिएक्शन है उसे स्टडी करने में हेल्प होती थी। तो मेवन से हम लोग अपर एटमॉस्फेयर को डिफरेंट डिफरेंट हाइट में सैंपल करके डिफरेंट डिफरेंट सीजन में, डे टू डे वेरिएशंस में, सनलाइट के एक्सपोजर के हिसाब से स्टडी करते थे। अब ये जो स्टडी का डेटा था वो बहुत इंपॉर्टेंट था। अब मेवन और मंगलयान में क्या सिमिलैरिटी थी? तो दोस्तों, जब मेवन स्पेस ऑर्बिट में लॉन्च हुआ था, यानी सितंबर 22, 2014 को मेवन ने मार्स को ऑर्बिट करना शुरू किया था, उसी टाइम पर यानी सितंबर 24, 2014 को इंडिया के मार्स मिशन ने, MOM मिशन ने भी ऑर्बिटिंग शुरू की थी। यानी दोस्तों सिर्फ 2 दिन का फर्क था, सिर्फ 2 दिन का। पर इंडिया का जो मार्स मिशन था उसका ऑब्जेक्टिव था इमेजिंग लेना, मार्स के एटमॉस्फेयर को स्टडी करना, उसमें रेडियो रिले सिस्टम नहीं थी। साथ ही कुछ 5 इंस्ट्रूमेंट्स थे जो इमेजिंग ले रहे थे। और इंडिया का जो मार्स मिशन जो है वो 2022 में डिस्कनेक्ट हो गया। तो 2022 में इंडियन मंगलयान कंप्लीटली ऑफ हो गया है, पर मेवन मिशन अभी तक एक्टिव था और जिसके साथ कनेक्शन अभी जस्ट लॉस्ट हुआ है। अगर बात करें मेवन और मंगलयान की, तो इसमें हमें कॉस्ट का डिफरेंस दिखाई देता है। मेवन मिशन की कॉस्ट 671 मिलियंस थी, जबकि इंडियन मंगलयान की कॉस्ट जो है वो 450 करोड़ सी थी। और इसका ऑब्जेक्टिव जो था मंगलयान का वो था इमेजिंग और बेसिक एटमॉस्फेयर को स्टडी करना, बट मेवन का ऑब्जेक्टिव जो था वो था एडवांस प्लाज्मा, अपर एटमॉस्फेयर, आयनोस्फीयर को स्टडी करना, सोलर विंड को स्टडी करना और एज अ रेडियो रिले भी एक्ट करना। तो इसीलिए दोस्तों कॉस्ट वाइज मेवन और मंगलयान में कंपैरिजन जो है ये मिसलीडिंग है। यहाँ कॉस्ट में वेरिएशन है पर ऑब्जेक्टिव भी डिफरेंट है और दोनों का लाइफ स्पैन जो है वो भी अलग अलग है और दोनों को डिज़ाइन जो किया गया था वो भी डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव से है। तो इसलिए इन दोनों में कंपैरिजन तो नहीं हो सकता है कि दोनों, चलो मार्स को ऑर्बिट स्टार्ट उन्होंने एक ही टाइम पे किया था, उनका डीएक्टिवेशन टाइमिंग अलग है पर उनके ऑब्जेक्टिव भी अलग थे। तो दोस्तों अगर मेवन से कनेक्शन लॉस्ट हो जाता है तो क्या ये बहुत बड़ी बात होगी? तो बिल्कुल होगी, क्योंकि जो डेकेड लॉन्ग एटमॉस्फेरिक डेटा इसने गैदर किया है मार्स के एटमॉस्फेयर का, वो डेटा कहीं ना कहीं लॉस हो सकता है। उसके बाद जो रिड्यूस रिडंडेंसी हो जाएगी मार्स रिले की, कि मार्स में जो रोवर्स है, जो पहले 4 ऑर्बिटर्स से जिनके साथ कम्युनिकेशन मेंटेन किया जाता था, अब उन रोवर्स के साथ, क्यूरियोसिटी के साथ, परसिवरेंस के साथ जो कम्युनिकेशन है वो अब सिर्फ 3 ऑर्बिटर से मेंटेन किया जाएगा, जिसके वजह से जो लॉस ऑफ रिडंडेंसी हुई है वो फ्यूचर मार्स मिशन को कॉस्ट कर सकती है। उसके साथ ही यहाँ पे जो सोलर और प्लैनेट इंटरैक्शन है, सोलर विंड का और अपर एटमॉस्फेयर का इंटरैक्शन जो है, इसकी अंडरस्टैंडिंग में कहीं ना कहीं गैप क्रिएट होगी। उसके साथ ही जो मार्स कॉलोनाइजेशन स्टडीज़ है, मार्स कॉलोनाइजेशन स्टडीज़ यानी जहाँ पर हम लोग मार्स पर ह्यूमन कॉलोनी क्रिएट करने के बारे में सोच रहे हैं, या प्लानिटरी हैबिटेबिलिटी मॉडल्स कि मार्स पर कैसे लाइफ को इंट्रोड्यूस करें, जिसके लिए एक मिशन भी चल रहा है कि कैसे मॉस को हम लोग मार्स पर ग्रो कर सकते हैं। ये जो फ्यूचरिस्टिक मिशंस है इन पर भी उसका इम्पैक्ट होगा, क्योंकि मार्स से आने वाला डेटा जो है वो अभी कम हो जाएगा। अब दोस्तों क्या ये मिशन फाइनली ओवर है? तो दोस्तों नहीं, नासा के साथ मेवन का जो रिकनेक्शन है वो इस्टेब्लिश नहीं हो पाया है, पर ये मिशन ऑफिशियली डेड नहीं है। नासा ने इसके पहले भी एक मिशन जो था जिसके साथ उसका कनेक्शन लॉस्ट हो गया था, उन्होंने कोशिश की थी डिफरेंट वेज से, जैसे कि रिकवरी कमांड्स को सेंड करना या वीक सिग्नल जो है उन्हें लिसन करना, या उसके साथ ही सेफ मोड में उन मिशन के साथ वापस रिकनेक्ट होने की कोशिश करना। ये तीनों मोड यूज़ करके वो पास्ट में एक स्पेसक्राफ्ट के साथ कनेक्ट हुए थे, वो भी महीनों के अंतर के बाद। तो मेवन के साथ भी ये सारी तीनों चीज़ें ट्राई की जा रही है और हो सकता है कि मेवन के साथ 1 महीने बाद या 2-3 महीने बाद नासा वापस रिकनेक्ट हो जाए, या नहीं भी हो सकती है। पर ये मिशन जो है ऑफिशियली डेड नहीं है
उनके साथ रिकनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है और पास्ट में नासा को इस रिकनेक्शन मिशन में सक्सेस भी मिला है। तो दोस्तों आज के इस सेशन का जो बिग पिक्चर जो ये आता है कि भाई मेवन से हमने क्या सीखा है। मेवन मिशन से हमने ये सीखा है कि स्पेस मिशन जो है वो बहुत ही हार्श एनवायरनमेंट को फेस करते हैं। उसके साथ ही ये जो मिशन है ये इमेंस साइंटिफिक डेटा हमें देते हैं, जो डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे हम लोग मार्स पर लाइफ को एक्सप्लोर कर सकते हैं। साथ ही मार्स से जो भी स्टोरीज है उन्हें भी हम लोग समझ सकते हैं। तो इसीलिए दोस्तों मेवन से जो लेसन लर्न हुए हैं वो अगले स्पेस मिशंस को इम्प्रूव करने में बहुत हेल्पफुल होंगे। तो दोस्तों आज के इस सेशन में बस इतना ही। क्वेश्चन ये है, इफ मेवन इज लॉस्ट, ऑफिशियली लॉस्ट तो नहीं हुआ है, पर अगर मेवन लॉस्ट हो जाता है तो इसकी लीगेसी जो है, क्या वो लीगेसी इंटैक्ट रहेगी? डेफिनेटली रहेगी। मेवन ने अभी तक जो डेटा दिया है उसने हमें मार्स के एटमॉस्फेयर को, मार्स की सिस्टम को समझने में बहुत हेल्प की है। और जो उसके पास अभी डेटा है, अगर वो डेटा भी रिले हो जाता है तो भी ये अंडरस्टैंडिंग जो है हमारी मार्स के बारे में, उसके एटमॉस्फेयर के बारे में, वो इम्प्रूवाइज होगी। तो दोस्तों आज के सेशन में बस इतना ही। इस सेशन को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कल ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग सेशन के साथ फिर मिलेंगे। टिल देन, थैंक यू।